हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रहा है आपका क्वारंटीन। ये है हमारा पार्ट 2 चैप्टर 2 का। ये हम करेंगे आज के वीडियो में मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, जो हमारा पिछला वीडियो से कैरी फॉरवर्ड था। पिछला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जिसका नाम है गुंजन जाजूदिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ टीचिंग का, इसीलिए आइए बहुत बात हो गया, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिस्टिंक्शन। तो देखिए, ये 2015 और 2019 में आया है, आईसीएसई ने पूछा है, दो दो मार्क्स के लिए ही पूछा है। तो अब देखिए, इसका फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो आपको मार्केटिंग और सेलिंग्स का डिफरेंस ऐसे ही आ जाएगा, बट ये फिर भी थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हम लोग को बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना पड़ता है। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जो है, मतलब कि आप किस मुद्दे से उसको आप डिस्टिंक्शन पे कर रहे हो। तो अब देखिए, मार्केटिंग का क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है पहले कि आपको क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, और उस हिसाब से वो आपको आपकी ज़रूरत की सामान बेचता है। लेकिन सेलिंग का बस एक ही मुद्दा है बच्चों, कि आप खाली पैसा दे दो और अपना जो गुड्स है वो ले लो, बस आप वो उतना सा प्रोसेस ही आपका सेलिंग में आता है। फिर स्कोप मतलब ऑब्वियसली मार्केटिंग इज अ वाइडर पार्ट, बट सेलिंग जो है वो मार्केटिंग के अंदर ही इंक्लूड होता है। और यही वाला जो स्कोप का पार्ट है, आप ये बिगनिंग एंड एंड में भी देख सकते हो कि आपका सेंस करता है नीड, क्या नीड था आपको, वो चीज़ मैंने आप पिछला वीडियो में मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया है, तो उसमें है कि आप पहले से ही आपको पता है कि आप सेंस कर सकते हो वो नीड को अपना, और उसके बाद वो प्रोडक्शन से कहीं पहले स्टार्ट होता है, जब आपका रिसर्च पे जा रहे हो आप, और उसके बाद आपका सेल के बाद भी कंटिन्यू होता है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। और जो सेलिंग है वो आपका प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है, और जैसे ही आप अपना गुड्स बेचते हो वो एकदम खत्म। तो ये सेलिंग है। फिर ग्रोथ का मतलब ऑब्वियसली नया और मॉडर्न तो अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और पुराना ट्रेडिशनल पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है सेल्स। लास्ट है अप्रोच। अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है बच्चों कि आप सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भरोसे अपना बिजनेस नहीं चला सकते, आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का भी हेल्प लेना होगा, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेल्प लेना होगा, तब जाके आपका कोई गुड्स बिकेगा और उसके बाद आपका प्रॉफिट्स आएगा कंपनी में। और सेल्स में है फ्रैगमेंटेड मतलब ये सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा, जो आपका सेल जो डोर टू डोर सेलर्स होते हैं, जो आपके घर पे आते हैं और माल बेचते हैं, वो हो गया सेलिंग का पार्ट। और लास्ट है प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट पॉइंट की तरह है कि कस्टमर का नीड को आपको बेचना है, और वो कस्टमर का नीड को गुड्स और सर्विसेज में आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन सेलिंग का प्रोसेस जो है वो आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है उसको कैश में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट्स दो और उससे कैश लेना है आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, इसका नेमोनिक या मेमोरी टेक्निक है एमएसबी गैप। एमएसबी मतलब मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का गैप। तो एमएसबी गैप अगर आप लर्न कर लोगे तो मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का गैप कैसे, क्योंकि ये मार्केटिंग एंड सेल्स के बीच का गैप ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट भी है एमएसबी गैप। इसमें फ्रेंड्स आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स ही पढ़ना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत है एग्जाम में पढ़ने का। तो मीनिंग हो गया, एम से एस से स्कोप, बी से बिगिनिंग एंड एंड, जी से है ग्रोथ, ए से है अप्रोच और पी से है प्रोसेस। तो आप देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ये सब एमएसबी गैप को, ताकि आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। आप ये वाला 2015 और 19 इस टॉपिक के पास में इस ढंग से जैसे मैंने लिखा लिखो, इसका मेमोरी टेक्निक आप ऊपर में लिखो या साइड में लिखो, और एग्जाम्स के पहले आपका क्विक रिविजन होगा। और आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देखो एग्जाम के पहले, और अगर आपको इसका क्विक रिविजन वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन पे लिख के बता। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बच्चों, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एग्जाम में खाली इसका डिफरेंस पूछा गया है, और आईसीएसई 2011 में इसका एक सर्विसेज का फीचर्स पूछा गया है। तो अब आप देखिए, प्रोडक्ट्स Amazon फायर टीवी स्टिक, Amazon इको डॉट। आप सीधा सा बात है, आप ये मार्कर को ले लो, ये मार्कर एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है प्लास्टिक, एक रीफिल इंक जो चाहिए आपको, और इसका पैकेजिंग के लिए ऊपर का प्लास्टिक चाहिए रैपिंग के लिए। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसको और प्रोडक्ट से ये मैन्युफैक्चर फिनिश गुड बनाया जाता है। अब एक टैंजिबल गुड्स है। अब हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये पेन पेंसिल ये सब का एग्जांपल बहुत बोरिंग हो चुका है। आइए लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन फायर टीवी स्टिक, अमेजोन इको डॉट। अब आप लॉकडाउन में अमेजोन फायर टीवी स्टिक खरीद रहे हो, तो आप ये थोड़ी सोच रहे हो कि मैं अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाया हूँ।
आप सोच रहे हो कि लॉकडाउन में एंटरटेनमेंट होगा भरपूर, बहुत मस्ती आएगी, बहुत सारी सीरीज देखेंगे, बहुत सारी मूवीज देखेंगे, इसीलिए आप ये Amazon Fire TV स्टिक लाए हो, Amazon Echo Dot लाए हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, टैंजिबल बॉडी है, इसका एक फिजिकल बॉडी है Amazon का प्रोडक्ट का, बट उसका इनटैंजिबल एट्रीब्यूट क्या है, इनटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आप लाए हो क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, तो टैंजिबल और इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेलर ऑफर करता है। आज आप थोड़ी ना, आज ये मार्कर मैं क्यों खरीद के लाई हूँ, ताकि मैं आपको ये अपना नोट्स बना सकूँ, बोर्ड पे लिख सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं इसीलिए, तो बस इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका बस एक ही उपाय है और एक ही चीज़ के लिए मैंने ये मार्केट से खरीदा है। फिजिकल बॉडी तो है ही, बट अपना यूज़ के लिए खरीदा है, तो इनटैंजिबल यूज़ है इसका, उसी लिए मैंने खरीदा है। अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स का है टैंजिबल, ये मैं बहुत फटाफट बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बस एक बार आप पढ़ लो इसको। टैंजिबल का क्या मतलब होता है, फिजिकल, मतलब इसका एक अलग शेप है, साइज है, कलर है, और दूसरा क्या है कि वो सी कर सकते हो, आप देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो और उसको टच कर सकते हो। ठीक है, अब है एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स से थोड़ा सा अलग है। सिमिलर एग्जांपल है Amazon Echo Dot है और Google Alexa। चीज़ तो सेम ही है बच्चों, लेकिन है क्या, बस खाली ब्रांडिंग और पैकेजिंग का डिफरेंस है, उसी का तो दाम लेते हैं हम लोग। जैसे एक लो मॉडल कार आप ले लो, जैसे मर्सिडीज ले लो या ऑडी ले लो, सबका फीचर्स तो एक ही है, सब तो लग्जरी कार्स है, बस थोड़ा बहुत ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में और थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो वो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स है। अब आते हैं लाइफ साइकिल में। हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। अगर आप कमर्शियल एप्लीकेशंस ले रहे होते तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसके स्टेजेस एंड ऑल, बट क्योंकि आप कमर्शियल स्टडीज़ लिए हो तो ये आपको बहुत छोटे में मैं बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। ये सीधा सा बात आप ऐसे समझिए, जैसे आप एक छोटे से बच्चे अगर हो, बेबी बॉर्न होता है तो क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन स्टेज, जब वो आपका जो उम्र है, अभी आप क्लास 10-11 में हो, तो वो आपका है इंट्रोडक्शन स्टेज, तो हो गया आपका ग्रोथ स्टेज। और जब आप धीरे धीरे बड़े होगे, जॉब वॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे, 25-30 ईयर्स, 35 ईयर्स तक आपका मैच्योरिटी स्टेज होगा। और अंत में जब आप लाइफ से थक हार चुके होगे और जब आपका बुढ़ापा का टाइम आएगा तो वो आपका है डिक्लाइन स्टेज। तो बच्चों प्रोडक्ट का भी ऐसा ही है। अब इसका एग्जांपल मेरे ख्याल से मैं मैगी लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैगी 1982 में इंडिया में लाया था। कौन लाया था आप लोग को पता होगा, नेस्ले इज द ब्रांड एंड मैगी इज इट्स प्रोडक्ट। तो अब 1982 में मैगी आया, वो उसका इंट्रोडक्शन स्टेज था। धीरे धीरे वो बच्चों को अट्रैक्ट करने लगा। नूडल्स का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में था ही नहीं खैर, तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलने लगा, उसका सेल्स बढ़ने लगा, तो वो हो गया उसका ग्रोथ स्टेज। और उसी संग में टॉप रैमेन और अदर नूडल्स के ब्रांड आने लगे, जैसे यिप्पी नूडल्स, ये सब तो बाद में है, बट फिर भी दूसरे नूडल्स जो आने लगे, तब हो गया उसका ग्रोथ स्टेज। और फिर क्या हो गया, मैच्योरिटी स्टेज आया, जब उसका सेल्स हो रहा था, लेकिन ठीक है हाईएस्ट सेल था, उससे ज़्यादा उसका सेल और नहीं बढ़ सकता था। तब मैगी क्या किया, मैगी अपना आटा नूडल्स लेके आया बच्चों के लिए, फॉर हेल्थ फ्रीक्स आटा नूडल्स, पास्ता का लेके आया, मैगी ओट्स लेके आया, तो वो ताकि अपना प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट किया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए ताकि उसका सेल्स बढ़े। तो वो मैच्योरिटी स्टेज पे था और उसको अपना सेल्स कम नहीं करना था, उससे बढ़ाना था, इसीलिए वो और भी प्रोडक्ट्स लाए। और अंत में है डिक्लाइन स्टेज, जब उसका सेल्स एक्चुअली कम हो गया है। तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो ग्राफ है वो इस ढंग से कुछ दिखता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज है जब उसका सेल्स इतना सा होता है, और ग्रोथ स्टेज में उसका सेल्स बढ़ते रहता है, और मैच्योरिटी मतलब उसका सेल्स जो है वो टॉप पे रहता है बच्चों। उसके बाद है उसका डिक्लाइनिंग स्टेज, जहाँ पे उसका सेल्स कम होता है, और अंत में जब वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है। तो खैर अभी मैच्योरिटी स्टेज पे ही चल रहा है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, ये है एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का क्या मतलब है, एक्सचेंज वैल्यू का मतलब कि आप पैसा दो और मैगी लो। और लास्ट है नीड सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली मीन्स मेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जैसे हमारा Amazon Fire Stick का क्या नीड है, नीड फॉर एंटरटेनमेंट, इसीलिए नीड सेटिस्फैक्शन होता है। अब आते हैं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज है, जैसे आप देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों चीज़ ऑफर हो रहा था, लेकिन हम लोग को बस इनटैंजिबल चीज़ ऑफर हो रहा है। बस बच्चों, बस का मतलब है BUS, इनटैंजिबल बस।
बस मतलब बेनिफिट्स, यूटिलिटीज एंड सेटिस्फैक्शन। तो सर्विसेज क्या है, वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स, वो वाले इंटेंजिबल यूटिलिटीज और वो वाले इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन जो हमारे को ऑफर होती हैं सेलर से। तो अब देखिए इसके फीचर्स जो है, ये सीबी गुप्ता के जो डेफिनेशन है उसी में आपको मिलेगा। ये बस मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको इजीली आप उसको लर्न कर पाओ, क्योंकि एक बार आ चुका है एग्जाम में जैसे मैंने कहा। तो अब देखिए फीचर्स में क्या है, ये कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब आप एक डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो तो ये आप फ्यूचर यूज में नहीं है कि आज उसको दिखा रही है डॉक्टर को और उसके बाद जब आपको फ्यूचर में तबीयत खराब लगेगा तो वो वाली जो सर्विस ली थी ना पिछली वाली, उसी को आप यूज कर लोगे सर्विस। तो ये फ्यूचर यूज के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि ऑब्वियसली आप डॉक्टर को उसके नॉलेज से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना सर्विस तो अपने नॉलेज के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे देता है ना। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। और लास्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है ना वो आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। आज आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो कि इतना प्रोडक्ट इस मशीन में बन जाएगा, लेकिन हर एक डॉक्टर, हर एक टीचर, हर एक चार्टेड अकाउंटेंट, हर एक लॉयर, सबका अपना काम करने का तरीका होता है, प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका होता है बच्चों। तो इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज या आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। आप स्टैंडर्ड्स बना सकते हो कि इस प्रकार आप सेट करोगे, लेकिन उसका चेक करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, वो किस टाइप की सर्विस देता है, अच्छे से सेम ट्रीटमेंट देंगे दो डॉक्टर, लेकिन एक मीठा बोलेगा और एक एकदम आपको डर लगेगा कि क्या अंकल आप कैसे बोल रहे हो। तो इसीलिए बोला गया कि सर्विस का क्वालिटी आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब आते हैं कमर्शियल सर्विसेज के ऊपर। कमर्शियल सर्विसेज जो है वो है ट्रेडर्स की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टर्स की सर्विसेज और बैंक्स की सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो भी हमारी कमर्शियल सर्विसेज ही है। वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ये सब कमर्शियल सर्विसेज है। फिर है प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जो बहुत पढ़ लिख के डिग्री लेते हैं बेसिकली, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, वो आपकी हो गई प्रोफेशनल सर्विसेज। और पर्सनल सर्विसेज थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पर्सनल सर्विसेज का मतलब है जो आपकी एंटरटेनमेंट सर्विसेज होती है, जो आप टेलरिंग करते हो, ड्राई क्लीनिंग हो गई, ब्यूटी पार्लर जाते हो, शू रिपेयर की मोची के पास आप जा रहे हो, वो सब चीज़ क्या हो गया, पर्सनल सर्विस आपका हो गया। और लास्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो है पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री में जाते हो, कोर्ट्स आप जा रहे हो, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये सब हो गई पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइसिंग। अब ये प्राइसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, सबसे पहले आइए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो है डोमिनोज का और सीसीडी का। तो बच्चों देखिए, डोमिनोज पिज्ज़ा बेच रहा है 44 रुपीज़ में। जब आप उसके साइट पे जाओगे, जब आप ऑर्डर करोगे तो बोलेगा 44 में तो नहीं होगा, आप 4 पिज्ज़ाज ऑर्डर करो। और अगर आप सीसीडी में जाओगे तो आपको लगता है सीसीडी बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक कॉफ़ी 200 रुपये की आती है, बट नहीं, वेट अ मिनट, सीसीडी ने डेजर्ट्स ऑर्डर किया था, कुछ चॉकलेट शॉट्स या थोड़ा सा मैंगो शॉट्स लॉन्च किया था, दैट वाज जस्ट ₹20। एंड और तो और अगर आपको समोसा और चाय पीना हो या कॉफ़ी पीना हो तो एक कॉम्बो भी लॉन्च किया है जो कि सिर्फ ₹49 में मिल रहा है। तो अगर आपकी पॉकेट मनी बहुत कम है और अगर आपको सीसीडी में जाके बैठना है टू टेक द फील कि कैसा लगता है सीसीडी में बैठना, तो आप जाओ वहाँ पे और मज़े से ये कॉम्बो या आप ये डेजर्ट खा के आ जाओ। तो बच्चों आप सीधा आप एक ये चीज़ सोचो कि एक कस्टमर कितना देने के लिए रेडी है और वो ही चार्ज कर रहे हैं सीसीडी वाले या डोमिनोज वाले आपसे। किन लोगों को टारगेट किया आप देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग पीपल को टारगेट किया गया है, जिन लोगों के पास लिमिटेड पॉकेट मनी है। तो सिर्फ वो टारगेट के लिए डोमिनोज ने 44 रुपीज़ का पिज्ज़ा लॉन्च किया। अब आप सोचो जिन लोगों को नॉर्मल जो हाई अर्निंग पीपल है या जो लोग कोई पार्टी है, बर्थडे अफोर्ड कर सकते हैं, कोई महंगा पिज्ज़ा 500, 600, 700 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों के लिए भी मेन्यू में एक ऑप्शन है। तो अब देखिए प्राइसिंग का मतलब क्या है। प्राइसिंग का मतलब होता है, प्राइस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्राइस का मतलब होता है वो प्रोडक्ट या सर्विस की मनी वैल्यू क्या है। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो आपसे कंसल्टेशन फीस जो है सपोज $700 ले रहे हैं, तो वो $700 उसका प्राइस है जो वो पैसा आपसे ले रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले।
अब प्राइसिंग का मतलब क्या है, वो प्राइस जो 700 रुपीज़ सेट किया है, वो प्राइस कैसे सेट किया, वो कि 700 रुपीज़ में सेट करूँगा और वही प्राइस जो है वो 700 रुपये में अपना सर्विस देने को रेडी है, और 700 रुपये आप उसके सर्विस पे भी कर रहे हो उतना कि हाँ बायर्स आर रेडी टू पे दैट अमाउंट 700। अगर वो 1000 करते तो आप क्या पे करते, नहीं, आप सोच सकते ऐसा होता। तो प्राइस एक ऐसा चीज़ है जो सेलर्स भी रेडी है उस प्राइस पे देने और बायर्स भी रेडी है वो प्राइस पे खरीदने के लिए। तो बहुत ही सोच समझ के मेरे को प्राइसिंग करना होता है। तो प्राइसिंग का मतलब होता है कि वो जो प्राइस है 700 रुपये वो मैं कैसे सेट करूँ। तो वो सेट करने के लिए अब इसका डेफिनेशन एक बार देखते हैं। प्राइसिंग है कि ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी मेरा वैल्यू है, वैल्यू का मतलब कि ये सपोज मार्कर का वैल्यू है, ये मार्कर बनाने के लिए मेरे को लगा होगा वेजेस, कुछ लोगों ऑब्वियसली लेबरर्स लोग आए होंगे, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया होगा तो लेबरर्स, मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा रहना चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे भी तो इन्वेस्ट किए, लोन लिया बैंक से ताकि मैं मार्कर मैन्युफैक्चर कर पाऊँ। तो ऐसे करके जो मेरा रेंट, मेरी जगह का खर्चा लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, ये प्लास्टिक का खर्चा लगा होगा, तो ये सब जोड़ के मैं कितना प्राइस सेट करूँ इस मार्कर का, वो डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको वो सही दाम पे सेट करना है, अगर आप ज़्यादा रखोगे तो कब आप लॉस में जाओगे, अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आपका कस्टमर्स नहीं आएंगे, बिक्री कम होगी, और अगर आप कम रखोगे तो फिर आप लॉस में बेचोगे। तो इसीलिए प्राइसिंग के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स का। आज डोमिनोज है जो सीसीडी है, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स का नॉलेज है। डोमिनोज का कॉम्पिटिटर है पिज्ज़ा हट, और सीसीडी के तो और भी बहुत सारे वेरियस कॉफ़ी शॉप्स है जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। और अब आता है ट्रेंड्स इन डिमांड। आपको डिमांड्स भी का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। आजकल ट्रेंड है बहुत कैफ़ेज़ का, इसीलिए ये सब बहुत चल रहे हैं, बट पुराने ज़माने में ये सब कोई ट्रेंड नहीं था तो ये सब उतना नहीं चलता। तो आपको डिमांड का ट्रेंड कैसा चल रहा है, सेल्स का, डिमांड का, और नॉलेज आपको होनी चाहिए कॉम्पिटिटर्स के बारे में। क्योंकि आप मान लो आप 100 रुपये में एक प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपको पता चला अरे वो कॉम्पिटिटर जो मेरा है वो तो सिर्फ 50 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आपसे कोई खरीदने आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपको प्राइसिंग सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी होती है। अच्छा बच्चों, एक बात आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन आपको ये लर्न करनी है एग्जाम के लिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज in terms of money, and pricing requires up to date knowledge about competitors and about the trends in demand and sales। तो आप ये डेफिनेशन लिखो। ये हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में कभी, बट इसके बाद वाला जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग वो पूछा गया। तो आप जब भी वो आंसर लिखोगे तो आपको ये डेफिनेशन लिख के ही वो आंसर स्टार्ट करना है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग के ऊपर। ये टॉपिक 2007, 2015 और 2019 में पूछा जा चुका है। प्राइसिंग आप कैसे सेट करोगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे बहुत लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोगों को टॉप करना होता है, कुछ लोग टाइम पास करने जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं कि माँ बाप भेज रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, डिग्री आ जाएगा। कुछ लोगों को खाली इसीलिए करते ताकि अपना करियर मॉडलिंग, क्रिकेटिंग या कोई और दूसरा इस टाइप का एक्टिविटीज़ में बनाना है, बट डिग्री लेना ज़रूरी है, बस इसीलिए जाते हैं। तो वैसे ही प्राइसिंग है कि बहुत लोग अपना प्रोडक्ट्स का प्राइस रखते हैं, बट सबका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। पिछला वाला पार्ट में मैंने आपको जब बताया कि डोमिनोज ने ₹44 में पिज्ज़ा रखा, तो क्यों रखा, क्या ताकि वो 44 का लालच देख के लोग आए और उसके बाद दे एंड अप ऑर्डरिंग मोर। आप सीजीडी में सिर्फ 20 रुपए का खाने जाओगे और अगर आपका मन और किया तो आप कुछ और भी खा सकते हो। जस्ट लाइक अ फिश का बेट, कि वो आपको एक बेट दे रहा है और मछली जाके खा रही है और फिर और उसको मन करेगा खाने का। तो उसी टाइप का एग्जाम्पल है बच्चों। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, वो है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, सपोज आप मान लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे उसको सफिशिएंट रिटर्न चाहिए। ये कैपिटल क्या है मैम? कैपिटल का मतलब होता है आज मैंने अगर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस में मैंने कितना रुपया लगाया, तो वो कितने रुपए लगाए मैंने, उसको हम फैंसी वर्ड्स में कैपिटल बोलते हैं। आज आप बोले साइंस वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए कॉमर्स के लिए बहुत सारे चीज़ों का फैंसी वर्ड्स यूज़ किया है। तो जो रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगाए हैं उसको हम फैंसी वर्ड्स में कैपिटल बोलते हैं। तो अब देखिए कि आज अब मैंने बहुत सारे रुपए लगाए हैं और उससे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। वो प्रोडक्ट बनाने में मेरे 100 रुपये खर्च हुए। अब वो 100 रुपये पे मेरे को लगता है कि 20% का रिटर्न चाहिए। सो फॉर दिस 20% ऑफ रिटर्न मैं क्या करूँगी, मैंने ये 20 रुपये जोड़ दिया और मैंने बाजार में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी कीमत 120 रुपये रखती है।
तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग का कि भाई मैंने जितने रुपए लगाए हैं उसके ऊपर मुझे 20% चाहिए, तो इसलिए मैंने 120 रुपये, तो ये मेरा टारगेट है। दूसरे लोगों का क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। ये बहुत अभी चल रहा है। प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मोरलेस प्राइस सेम ही रहे, ऐसा नहीं कि आज वो प्रोडक्ट 1 रुपये में बिक रहा है कल वो 100 रुपये में बिके, प्राइस मोरलेस फ्लैट रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। तो देखिए ये क्या कब चल रहा है, ये वाला ऑब्जेक्टिव या ये वाला चीज़ कब काम आता है। इसमें पहले मैं आपको जियो का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। जियो का क्या हुआ है, सबसे पहले ये तब चलता है जब एक फर्म होता है बड़ा और बाकी सब छोटे मोटे फर्म बचते हैं। अब आप देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ जियो एक बड़ा खिलाड़ी बचा है, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुका है एयरटेल। जहाँ पे 123 टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते थे वहाँ पे अब सिर्फ 3 बचे हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी फर्म प्राइस कट करने का कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कोशिश, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि अगर दूसरे फर्म्स पीछे हट जाए तो पहला बात, और दूसरा बात कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं ठीक है जितना अभी जैसे जियो 399 का प्लान दे रहा है बेसिक, तो वो अभी ये भी तो कर सकता था ना कि वो 500 का कर दे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबको तो यूज़ हो रहा है ना इंटरनेट, तो वो 500 कर सकता था और फिर भी लोग आप भराते, क्योंकि आपका टाइम पास कैसे होगा। तो वो फिर भी फोरगो कर रहा है अपना प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन इन केस ऑफ स्कैर्स सप्लाई है या मैक्सिमाइजेशन है, या अभी उसके पास मौका है कि वो अपना प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना प्राइस को क्या रख रहा है, स्टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट मार्केट शेयर। फर्स्ट वाले वीडियो में इसी चैप्टर का मैंने बताया था कि किसका है, मैकडॉनल्ड्स का शेयर है 59%, तो वो 59% है। अब वो कैप्चर कर रहे हैं मार्केट को, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना प्राइस को गिराते जा रहे हैं। तो बहुत लोग चाहते हैं, जैसे आप बहुत सारे जो अप्लायंसेज है जैसे वॉशिंग मशीन, ओवन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, ये सब के लिए क्या होता है, इन लोग का मार्केट मतलब प्राइस उतना मार्जिन हाई नहीं है, बट फिर भी इन लोग क्या है प्राइस कम करते जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका जो मार्केट है वो ज़्यादा हो, इनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके। अगर 100 फ्रिज बिक रही है मार्केट में तो उसमें से 60 या 70 फ्रिज जो है वो एक रिनाउंड कंपनी जैसे गोदरेज की या फिर IFB की या जो भी एक रिनाउंड कंपनी की हो। अब नेक्स्ट है मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। बहुत लोग तो ऐसे अपना प्राइस सेट कर दे ताकि और कोई कंपटीशन या कोई भी कॉम्पिटिटर ही मार्केट में नहीं आ जाए। जैसे अमूल का सेल्स मैं आपको बता दूं 30,000 करोड़ है बच्चों, लेकिन वही नेस्ले सेकंड है, उसका सेल्स जो है वो आप आधा से के बराबर 18,000 करोड़ है। तो आप सोचिए कि उसका कंपटीशन कहाँ है मार्केट में। वैसे ही अमूल हो गया और डोमिनोज का कॉम्पिटिटर था पिज्जा हट, लेकिन अब धीरे धीरे पिज्जा हट भी वैनिश होते जा रहा है। अब लास्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स उन लोग कर पाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स करें, जितना ज़्यादा कमा पाए उतना प्रॉफिट्स कमाएं। तो क्या होगा, आज अगर मेरा फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट में, और धीरे धीरे मैंने जो ओवर चार्जिंग कर रखी थी अपने प्रोडक्ट पे वो मुझे कम करनी पड़ेगी। तो इन द लॉन्ग रन बहुत लंबे समय में मेरे को उतना लंबा प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा, बट फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर दूँ। कौन इंसान है जो लॉस में बेचेगा, अगर उसको उनके ये चारों ऑब्जेक्टिव ना हो तो कौन इंसान है जो अपना प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन पे फोकस नहीं करेगा। आप माल बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो ताकि आप उसको अच्छे प्रॉफिट में बेचो और अच्छे पैसे कमाओ। तो ये है आपका चैप्टर मार्केटिंग एंड सेल्स। इसमें से जनरली 2 क्वेश्चंस आता ही है पर ईयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हो, तो आप इस वीडियो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं चैप्टर 3 भी बनाऊँ और पोस्ट करूँ। थैंक यू।